हेडिंग नंबर 16.3 बोर्ड अप्रूवल। पोस्टल बैलेट कर रहे थे बेटा इसके पहले हम। हेडिंग नंबर 16 हमने स्टार्ट किया, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट कर लिया था। 16.1 हमने सीखा। 16.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। नाउ 16.3 बोर्ड शैल आइडेंटिफाई द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट। ठीक है, तो जो डिसीजन जो पोस्टल बैलेट से डिसीजन लेने हैं वो तो आपको कंपलसरी लेने हैं। फिर बोर्ड के पास ये पावर है कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन से दूसरे रिजोल्यूशंस को वो पोस्टल बैलेट से पास करना चाहेंगे। अप्रूव द नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट इन इनकॉर्पोरेटिंग प्रपोज्ड रिजोल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देयरटू। Authorize the company secretary, or where there is no company secretary, any director of the company, conduct postal ballot process and sign and send the notice along with the other documents. तो बोर्ड की अप्रूवल चाहिए बेटा। सबसे पहले जैसे आप किसी बिजनेस को पोस्टल बैलेट के थ्रू ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। फिर बोर्ड मीटिंग में नोटिस अप्रूव होगा। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी साथ में अप्रूव की जाएगी। फिर कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज किया जाएगा, जहां कंपनी सेक्रेटरी नहीं होगा वहां किसी डायरेक्टर को ऑथोराइज किया जाएगा। अपॉइंट वन स्क्रूटनाइजर फॉर द पोस्टल बैलेट। Scrutinizer may be company secretary in practice, chartered accountant in practice, cost accountant in practice, an advocate, or any other person of repute who is not in the employment of the company and who can, in the opinion of the board, scrutinize the postal ballot process in a fair and transparent manner. तो स्क्रूटनाइजर की अपॉइंटमेंट होगी। स्क्रूटनाइजर क्या करेगा? पोस्टल बैलेट के सारे प्रोसीजर को सिस्टमैटिक तरीके से चलाएगा, वोटों की गिनती करेगा कि पक्ष में वोट कितने पड़े हैं और विपक्ष में वोट कितने पड़े हैं। तो स्क्रूटनाइजर की अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंट किस किस को अपॉइंट कर सकते हो आप एज अ स्क्रूटनाइजर, ये ध्यान से आपने क्लोज डी पढ़ना है। Scrutinizer shall however not be an officer of the employee of the company. Very very important point. यहाँ से 1-2 नंबर का सवाल आ सकता है। Scrutinizer so appointed may take assistance of a person who is not in employment of the company and who is well versed with e-voting system. ठीक है बेटा। Prior consent of to act as scrutinizer shall be obtained from the scrutinizer and placed before the board for noting. जिस भी पर्सन को स्क्रूटनाइजर आप अपॉइंट करने जा रहे हैं उसे प्रायर कंसेंट आप ले लेंगे एक बारी कि भाई तुम एज अ स्क्रूटनाइजर काम करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। और ई पॉइंट पढ़ेंगे। अपॉइंट एन एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ई वोटिंग फॉर द पोस्टल बैलेट। और किसी एजेंसी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को आप अपॉइंट करेंगे। पोस्टल बैलेट जहां करने जा रहे हो ई वोटिंग फैसिलिटी भी आपने देनी है। ऊपर आप पढ़कर आए थे इसके बारे में अच्छे से 16.2 पैराग्राफ में। डिसाइड द रिकॉर्ड डेट फॉर रेकनिंग द वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स को रेकन करने के लिए एक रिकॉर्ड डेट मेंशन करेंगे। ठीक है, बड़ी कंपनी है तो कैसे पता चलेगा कि भाई किन किन लोगों के वोटिंग राइट्स हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी के शेयर्स तो लिस्टेड बिकते रहते हैं, लोग बेचते रहते हैं बेटा। तो एक रिकॉर्ड डेट मेंशन करेंगे कि इस डेट तक जिन जिन लोगों का कंपनी के पास रिकॉर्ड होगा तो उन्हीं को मैसेज नोटिस जाएगा। तो एक रिकॉर्ड डेट मेंशन कर लेंगे बेटा। क्लोज ई। एफ डिसाइड द रिकॉर्ड डेट फॉर रेकनिंग वोटिंग राइट्स and ascertaining those members to whom notice and postal ballot form shall be sent. Only members as of the record date shall be entitled to vote on the proposed resolution by postal ballot. Clause G, decide on the calendar of events. आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिसाइड कर लेंगे कि क्या क्या इवेंट्स कब कब होंगे। And H clause, authorize the chairman or in his absence any other director to receive the scrutinizer's register report on postal ballot
and other related papers with requisite details. ठीक है, H clause को ध्यान से बेटा पढ़िए. Authorize the chairman or in his absence any other director to receive the scrutinizer's register, report on postal ballot and other related papers with requisite details. And scrutinizer is required to submit his report within 7 days from the last date of receipt of postal ballot forms. Very, very important. H clause. Scrutinizer is required to submit his report within 7 days from the last date of receipt of postal ballot forms. And 16.4 नोटिस के बारे में बात करेंगे बेटा. 16.4 heading. Notice of the postal ballot shall be given in writing to every member of the company. Such notice shall be sent either by registered post or speed post or by a courier or by email or by any other electronic means at the address registered with the company. मेंबर का जो भी एड्रेस रजिस्टर्ड होगा उस मेथड से कंपनी नोटिस भेजेगी. Notice shall be accompanied by the postal ballot form with the necessary instructions for filing, signing and returning the same. ठीक है बेटा. नोटिस के साथ पोस्टल बैलेट फॉर्म होगा. 16.4.1 के नीचे वाला पैराग्राफ बेटा, ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप नोट कीजिए. Notice shall be accompanied by the postal ballot form with the necessary instructions for filling, signing and returning the same. पोस्टल बैलेट फॉर्म को कैसे फिल करना है, कैसे उसे साइन करना है और उसे कंपनी के पास कैसे वापस भेजना है, ये डिटेल में आप इसके ऊपर लिखेंगे बेटा. In the case of notice and accompanying documents are sent to members by email, in case the notice and accompanying documents are sent to members by email, these shall be sent to the members' email address registered with the company or provided by the depository in the manner prescribed under the Act. शाबाश बेटा, यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती आपको. भाई अब नोटिस कैसे भेजना है, पोस्टल बैलेट समझ गए ना कंसेप्ट बेटा. आप कंसेप्ट ये है कि पोस्टल बैलेट के थ्रू आप रिजोल्यूशन पास करना चाहते हैं तो बैलेट पेपर को पोस्ट करेंगे, मेंबर उसे फिल करेगा, फिर कंपनी के पास भेजेंगे, स्क्रूटनाइजर उसकी काउंटिंग करेगा, स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट देगा, फिर डायरेक्टर्स ये डिसाइड करेंगे कि रिजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है. और such notice shall also be given to the directors and auditors of the company, to the secretarial auditor, to debenture trustees if any, and where applicable or so required to other specified recipients. An advertisement containing prescribed details shall be published at least once in vernacular newspaper in the principal vernacular language. Vernacular matlab local language. An advertisement containing prescribed details shall be published or at least once in a vernacular newspaper in the principal vernacular language of the district in which registered office of the company is situated, and having a wide circulation in that district, and at least once in English language in an English newspaper having a wide circulation in that district about having dispatched the notice and the ballot papers. तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट भी दे देंगे. इन केस ऑफ कंपनीज हैविंग अ वेबसाइट, नोटिस ऑफ द पोस्टल बैलेट शैल आल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट. अगर कंपनी की वेबसाइट भी है तो वहां भी नोटिस शो करेंगे. Such notice shall remain on the website till the last date for receipt of the postal ballot form from the members. 16.4.3 Notice shall specify the day, time and venue where the result of the voting by postal ballot will be announced and the link of the website where such results will be displayed. 16.4.3 का नीचे वाला पैराग्राफ. Notice shall also specify the mode of declaration on the results of the voting by postal ballot. Notice shall also specify the mode of declaration of the results of the voting by postal ballot. Postal ballot का जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा उसका मोड भी आप बता देंगे. 16.4.4
notice of the postal ballot shall inform the members about availability of e-voting facility। ठीक है बेटा, जिनको आप पोस्टल बैलेट के थ्रू आप नोटिस भेज रहे हैं उनको आप ई वोटिंग के बारे में भी बताएंगे और उनको नेसेसरी इंफॉर्मेशन देंगे ताकि वो ई वोटिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। In case the facility of e-voting has been made available, the provisions relating to conduct of e-voting shall apply mutatis mutatis as far as applicable। अगर ई वोटिंग की फैसिलिटी दी है तो जो ई वोटिंग के लिए आपने स्टैंडर्ड पढ़ा था वो भी अप्लाई हो जाएगा एज इट इज, जैसे आपने ई वोटिंग के बारे में पढ़ा था वो सारी बातें यहाँ अप्लाई हो जाएंगी। नोटिस शैल डिस्क्राइब क्लियरली द ई वोटिंग प्रोसीजर। ई वोटिंग क्लियरली प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि किस तरह से आपकी वोटिंग होगी। Notice shall also clearly specify the date and time of commencement and end of e-voting, if any, and contain a statement that voting shall be allowed beyond the said date and time, shall not be allowed beyond the said date and time. Notice shall also contain contact details of the official responsible to address the grievances connected with e-voting for postal ballot। तो ये बातें सब हमने ई वोटिंग के टाइम पे पढ़ी थी, वो सब बातें मुटाटिस मुंडाटिस अप्लाई होंगी। Notice shall clearly specify that any member cannot vote both by post and e-voting, and if he votes both post and e-voting, his vote by post shall be treated as invalid। तो आप ये नोटिस में बता देंगे कि मेंबर दोनों तरह से वोट नहीं कर सकता। ईपी को क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ईपी के क्वेश्चन नोट कर लीजिए। Notice shall clearly specify that any member cannot vote both by post and e-voting, and if he votes both by post and e-voting, his vote by post shall be treated as invalid। अगर वो मेंबर दोनों तरीके से वोट कर देता है, बाय पोस्ट भी वोट डाल देता है और ई वोटिंग भी डाल देता है, तो जो बाय पोस्टल वोट होगा shall be treated as invalid, वो वोट इनवैलिड माना जाएगा। जो एडवर्टीजमेंट The advertisement shall inter alia statement the following matters। तो एक बारी बेटा यहाँ तक 16.4.4 तक आप ध्यान से समझिए। 16.4.4 तक हम ध्यान से समझेंगे बेटा। आज की सेशन में हमने सेक्शन 16 पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, 16.1 हमने किया था, 16.2 16.3 बोर्ड, ये सारा प्रोसीजर बेटा हमने आज के सेशन में सीखा है। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से इसको बेटा आपके पास नोट्स होंगे, आप अच्छे से इसको पढ़िए और फर्दर हम इसको आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट सेशन तक। और एडवर्टीजमेंट शैल इंटर एलिया स्टेट द फॉलोइंग मैटर्स, इसके ऊपर एक एडवर्टीजमेंट जो जाएगी उसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट्स उसमें एडवर्टीजमेंट के होंगे। तो 16.4.4 तक यहाँ बेटा एडवर्टीजमेंट तक हमने किया है, तो आप ध्यान से इसको यहाँ तक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।